हाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज और बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर कि आखिरकार इस बार विधानसभा के चुनाव में यहां पर कौन सी पार्टी जीत हासिल कर रही है। उत्तराखंड की विधानसभा के चुनाव में इस बार जो है आम आदमी पार्टी और साथ ही भीम आर्मी यहाँ पर कुछ सीटों पर अपना दमखम दिखा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन जीत हासिल करेगा। हरिद्वार के विधानसभा के सीटों की यहां पर बातचीत की जाए तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहां पर हरिद्वार की विधानसभा की सीटों में यहां पर कौन जीत रहा है। और अगर खासकर बात यहां पर रानीपुर विधानसभा सीट की जाए तो यहां पर कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, किस प्रत्याशी को यहां पर जनता का समर्थन सबसे ज्यादा मिल रहा है, कौन सी यहां पर पार्टी जीत हासिल कर रही है, क्योंकि यहां पर हर एक पार्टी हर एक प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ सुनील जी हैं, जो कि वरिष्ठ सीधा लाइव जुड़े हैं। सुनील जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ मनीष कागरान हमारे स्टेट हेड भी सीधा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मनीष, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है, विधानसभा सीट की अगर यहाँ पर बातचीत की जाए, कौन प्रत्याशी को कितना समर्थन मिल रहा है, कैसे देखा जाए? हाँ बिलाल, बिल्कुल। अगर हम देखा जाए तो रानीपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, इसकी जो सीट है बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। अगर हम देखें तो यहाँ पर भाजपा से जो प्रत्याशी हैं आदित्य चौहान, वो 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब तीसरी बार वो मैदान में उतरे हैं। जबकि अगर देखा जाए तो बिलाल, बड़े बड़े मंत्री, केंद्र के बड़े बड़े मंत्री इस विधानसभा में आ रहे हैं और आदित्य जो चौहान है उसके उसके समर्थन में जनसंपर्क भी कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है बिलाल, यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है राजवीर चौहान, वो भी खड़े हुए हैं। सुना है, माना जाता है कि हरीश रावत के चहेते हैं और वहां पर वो भी लड़ रहे हैं और दमखम के साथ यहाँ पर वो खड़े हुए हैं। तो बड़ी इस समय बड़ी दिलचस्प बात यह है, बड़ी टक्कर है। और अगर देखा जाए आम आदमी पार्टी से प्रशांत राय है। अगर हम बिलाल एक बात करें, जिस तरीके से रानीपुर विधानसभा में होटल के अंदर अरविंद केजरीवाल आए और यहाँ पर जो बड़े प्रचारक थे जो आम आदमी पार्टी के, वो भी इस विधानसभा क्षेत्र में आए। पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे प्रशांत राय, वो उनको कहीं ना कहीं भुना नहीं पाए और कहीं ना कहीं वो बीके बैकफुट, जिस तरीके से निकल करके हम समझ रहे थे कि आम आदमी पार्टी कुछ यहाँ करेगी, तो बैकफुट पे नजर आ बड़ा बिजी शेड्यूल है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस विधानसभा पे बड़ा सोचने वाली बात है और बड़ा ही टक्कर यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि बिलाल, लोग परिवर्तन के मूड में। आप देखिए, अगर हम बात करें इससे पहले विधानसभा की बिलाल, कि इसमें एक लहर थी, एक मोदी लहर थी। पर अगर हम देखा जाए तो इस बार ये सब चीजें नहीं देखी जा रही है, कहीं महसूस नहीं हो रही है चीजें, और लोग बिल्कुल साइलेंट की तरह बैठ गए हैं, साइलेंट वोट की तरह बैठ गए हैं और कहीं ना कहीं बदलाव के मूड में आएगा। और देखना बिलाल, जब ये 10 मार्च में नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजे यहाँ पर निकल के आएंगे। बिल्कुल चौंकाने वाले नतीजे यहाँ पर मनीष सामने आ सकते हैं। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति को आपने बड़े करीब से देखा। लेकिन अगर बात रानीपुर विधानसभा सीट की यहाँ पर की जाए तो क्या कुछ समीकरण है, किस तरह का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है और क्या कुछ तैयारियां हैं, आप जानते हैं? सुनील जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा जो है संपर्क टूट चुका है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरकार उत्तराखंड की राजनीति में इस बार जो है कौन सा पलड़ा यहाँ पर भारी रहेगा। मनीष, अगर बात यहाँ पर जो है बाकी जो है यहाँ पर की जाए, विधानसभा की सीटों के रानीपुर के साथ साथ यहाँ पर हरिद्वार की सीटों की अगर बात की जाए जो बाकी है, क्या कुछ समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं? जब तक सुनील जी से संपर्क हो पाता है हमारा, जब तक आपसे बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं चुनाव को? देखिए बिलाल, मैं फिर एक ही बात कह रहा हूं कि अगर हमने सारी विधानसभाओं को कवर करा, 11 की 11 विधानसभा हरिद्वार जिले के अंदर रहती है, देखा हमने और वोटरों के मन की बात जानने की कोशिश भी करी, तो वोटर बड़ा साइलेंट है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बदलाव वो मांग रहा है, बदलाव चाह रहा है। तो आप देखिए, जब भी उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बड़ी, अगर सरकार निकल के आएगी तो बड़ी बहुत कम सीटों का अंतर अगर दोनों में रह सकता है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एंटर मारेगी, कहीं ना कहीं सीटें कुछ निकल करके आम आदमी पार्टी की भी आएगी। और अगर देखा जाए तो जो समीकरण बन रही है, अगर रानीपुर विधानसभा की समीकरण बन रही है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2 बार की जो विधायक आदित्य चौहान है, तो कहीं ना कहीं उनको और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि 12 तारीख की शाम को चुनाव जो प्रचार है वो रुक जाएगा।
तो कहीं ना कहीं एक मैं बात करें, राजवीर चौहान है, कांग्रेस के हैं, कहीं ना कहीं गले में फांस बने हुए हैं अभी तक उनके। तो एक ये भी बहुत बड़ी बात ये रहती है कि जो 2 बार सिटिंग विधायक है उसको अगर तीसरी बार अगर टिकट मिला है तो उसकी ये रहती है कि सीट निकालना बड़ा वो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो राजवीर चौहान है बड़ी टक्कर के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, और ये जो सीट है साइलेंट, जो वोटर है बड़े साइलेंट है और बदलाव के मूड में है। बिलाल। बिल्कुल, लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर चुनाव हो रहा है और इसी यहाँ पर विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर कौन-सी पार्टी का प्रत्याशी को यहाँ पर कितना समर्थन मिल रहा है। लेकिन अगर जब यहाँ पर विधानसभा की सीटों की अगर बात रानीपुर विधानसभा सीट की जाए तो यहाँ पर कई समीकरण बनते हुए और बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी का अपना जनाधार है, आम आदमी पार्टी का अपना जनाधार है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस की भी अगर बात की जाए यहाँ पर तो कांग्रेस का भी जनाधार जो है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनता का समर्थन हासिल करने में यहाँ पर कौन-सी पार्टी जो है, वो जो है सही साबित होगी, किस यहाँ पर पार्टी के प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा समर्थन यहाँ पर मिलेगा। बड़ा अहम सवाल, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिरकार उत्तराखंड के इस पूरे विधानसभा के चुनाव को लेकर यहाँ पर किस तरीके से जो है तो बड़ा अहम सवाल और बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जब यहाँ पर सभी पार्टी जो प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच यहाँ पर पहुंचते हैं। हमारे साथ सीधा सुनील जो कि वरिष्ठ पत्रकार है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपने उत्तराखंड की राजनीति को बड़े करीब से देखा है। अगर बात पर विधानसभा की सीटें जितनी भी हरिद्वार जिले में आती हैं और खासकर बात रानीपुर विधानसभा सीट की जाए, समीकरण आपके हिसाब से बन रहे हैं और किस तरीके से समर्थन यहाँ पर नेताओं को मिल रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात यह है कि जहाँ की जाति के समीकरण की बात करें रानीपुर विधानसभा क्षेत्र जी। की, रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बता दूं कि 1,60,000 मतदाता हैं। इनमें से अगर बात करी जाए जाति के आधार पर तो एससी के हैं लगभग 34,000 मतदाता, मुस्लिम समुदाय के हैं 26,000 मतदाता, ठाकुर बिरादरी जिसमें 8,000 तो चौहान है और 28,000 परवर्ती ठाकुर और 7,000 अन्य ठाकुर हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 31,000 ठाकुर मतदाता इस विधानसभा में है। और पूरब का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो है लगभग 18,000 वोट बैंक। और ब्राह्मण मतदाता की बात करें तो 14,000 ब्राह्मण मतदाता है विधानसभा में और 12,000 पाल समुदाय के मतदाता हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं आदेश चौहान, भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 बार ये विधायक रह चुके हैं। 2012 में विधायक बने पहली बार, फिर दूसरी बार 2017 में चुनाव में ये चुनाव जीत कर आए। और अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि 2012 में जो चुनाव हुआ था, 2012 के चुनाव में जो है इनको अगर बात करी जाए आदेश चौहान की, आदेश चौहान जो है लगभग 6,616 वोटों से ये जीते थे और 26,402 मत इनको मिले थे। और कांग्रेस के प्रत्याशी थे यहाँ पर अमरीश कुमार को 19,791 वोट मिले थे। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव की, 2017 में ये लगभग 22,240 वोटों से जीते आदेश चौहान। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आधारित जो स्थिति है आपकी विधानसभा क्षेत्र की, विधानसभा क्षेत्र लगभग जो है सभी बिरादरियों का तालमेल है। लेकिन यहाँ पे औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित हैं, बीएचएल स्थापित है इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर। 2002 में जब एनडी तिवारी सरकार आई थी, एनडी तिवारी साहब ने जो है कांग्रेस की सरकार थी, सिडकुल की स्थापना करी, बहुत लोगों को, आसपास के लोगों को रोजगार मुहैया कराया। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये क्षेत्र इस चीज से भटकता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में नजर आ रहा है हमारे को, अगर हम बात करते हैं तो वो महंगाई का एक मुद्दा, क्योंकि पिछले चुनाव में
देखा होगा कि मोदी फैक्टर काम कर रहा था, लेकिन इस चुनाव में यहाँ मोदी फैक्टर नाम से कोई चुनाव प्रभावित होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन स्थानीय मुद्दों की अगर बात करें, स्थानीय मुद्दे हावी हैं। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ करते हैं तो स्थानीय मुद्दे के साथ साथ एक महंगाई का मुद्दा जो है लोगों के दिमाग में जो एक जहन में एक घर कर गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार भाजपा को इस महंगाई के मुद्दे से दो चार होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये जो है इससे नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं तो नुकसान पर उठाना पड़ सकता है। मनीष, आप कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? क्या जातीय समीकरण को प्रत्याशियों को पार्टी ने मैदान में उतारा और क्या उसमें कामयाब पाएंगे यहाँ पर पार्टी, या फिर जिस तरीके से अभी सुनील जी भी कह रहे हैं महंगाई का मुद्दा, विकास का मुद्दा ये भारी पड़ सकता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें 2017 के चुनाव की, जब हमने 2017 के चुनाव को कवर करा था तो एक लहर थी, अगर आप देखेंगे तो एक ही लहर थी। अगर कोई भी अगर भाजपा के टिकट से खड़ा हो जाए तो उसको जीतना निश्चित था, क्योंकि मोदी लहर चल रही थी। तो मोदी लहर में सब निकलते आ गई और आपने देखा भी होता इतना बहुमत प्राप्त हुआ था भाजपा को। पर इस वाले जो विधानसभा 2022 का जो ये विधानसभा चल रहा है ये बिल्कुल अलग है। कहीं भी कोई मोदी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। जबकि अगर हम बात करें, भाजपा के नेता हैं, वो केंद्र के नेता है, वो यहाँ पर आकर के मोदी के नाम की बात करते हैं, संपर्क में मोदी की बातें करते हैं, वो बात करते हैं कि मोदी ने इस तरह के कार्य करवाए। तो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को इग्नोर कर रही है। मैं आपको बताऊं बिलाल, अगर इस सीट की भी बात करें तो यहाँ पर भी इग्नोरिंग बहुत ज्यादा चल रही है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का आपने देखा होगा, जिस तरीके से सुनील शर्मा जी ने बताया कि महंगाई लोगों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है। आप देखेंगे कि जो 900 रुपए के ऊपर का जो सिलेंडर चला गया है, या जो बिल है, जो बिजली का होगा या और दूसरे जो टैक्सेस हैं वो बढ़ते चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को ये लग रहा है कि इस बार बदलाव का मूड रखना है। तो ये फैक्टर अगर हम देखें तो जनता बिल्कुल साइलेंट हो गई, चुपचाप बैठी है। वो अगर देखा जाए तो सिर्फ महंगाई की बात कर रही है जनता। और मैं आपको ये बात भी बता दूं बिलाल, यहाँ पर जो कांग्रेस है, तो राजवीर चौहान है, वो इस मुद्दे को बुनाने में अब भी हो रहे हैं। वो इस मुद्दे को बुना रहे हैं। आपको देखा होगा कि जो महंगाई का मुद्दा है उसको भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में ये चीज बैठ भी रही है। तो हो सकता है कि इस सीट पे भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है। पर ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा 10 मार्च को कि क्या होगा फिलहाल। पर स्थिति बहुत यहाँ पर नाजुक है अगर देखा जाए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये तो आने वाला कल ही बता पाएगा। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पर किसानों का एक लंबे वक्त तक आंदोलन चलता रहा, हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी है। और फिर बात अगर यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार जिले की जाती है तो काफी बड़ा है जो किसानों को यहाँ पर जुड़ा हुआ है, खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है, क्या उसका भी असर देखा जाएगा? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है किसान आंदोलन का फर्क इस चुनाव पर निश्चित रूप से पड़ रहा है। कल राकेश टिकैत हरिद्वार आए थे, उन्होंने कुछ कांग्रेस नेताओं से मुलाकात भी करी। उसके बाद कहीं ना कहीं उनका कांग्रेस को समर्थन भी है। और इस बार अगर बात करी जाए तो किसान जो है काफी गुस्से में नजर आ रहा है। और खासतौर से अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो है विरोध में जो है वो वोट करने का अपना मन बनाए हुए है। और इसका निश्चित रूप से खमियाजा कह सकते हैं या नुकसान कह सकते हैं तो भाजपा के प्रत्याशियों को उठाना पड़ेगा। और जहां तक आदेश चौहान की है, वो सरल सौम्य स्वभाव के तो हैं, लेकिन जो फैक्टर काम कर रहा है महंगाई, इसका नुकसान निश्चित रूप से आदेश चौहान को होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं बात करें इसका फायदा कांग्रेस को होगा। जी सुनील जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, भीम आर्मी भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो यहाँ पर दोनों नई पार्टियों का चुनावी मैदान में उतरना, यहाँ पर किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हो? समाजवादी पार्टी का भी प्रत्याशी मैदान में है, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होगा या फिर बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? नहीं, जहां तक हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर है प्रशांत राय। वो केवल एक पूर्वीय समाज है रानीपुर क्षेत्र के अंदर, उसके वोटर्स पर डिपेंड करते हैं। और वो वोटर्स हैं लगभग 18,000। लेकिन मैं आपको बता दूं 2017 में भी प्रशांत राय चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। इनको मात्र वोट मिले थे 9,997 वोट। 9,997 वोट अगर इनको मिले थे। और आज की कंडीशन अगर बात करें, प्रशांत राय का अपना कोई जनाधार नहीं है क्षेत्र में, केवल ये बहुजन समाज पार्टी का इनको वोट मिला था। और जहां तक आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से शुरुआती दौर में चुनाव को उठाने का प्रयास किया था, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं
प्रशांत राय हो या आम आदमी पार्टी हो, इससे पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर केवल रानीपुर विधानसभा में अगर बात करी जाए तो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में होने वाला है। बिल्कुल। बात अगर हरिद्वार जिले के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की कर लेते हैं, क्या लगता है एक बार फिर से इतिहास फिर से इस तरीके से 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, या फिर इस बार कुछ बदलाव हो सकता है? देखिए फिलहाल अगर देखा जाए, अगर माना जाए तो सारी उत्तराखंड की 17 सीटों की बात करें हम, तो बहुत कहना बड़ा इसमें कठिन भी है, क्योंकि बदलाव लोग चाह रहे हैं। अगर हम देखें तो लोग बाग बदलाव चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो, तो कहीं ना कहीं बड़े कम मार्जिनों से दोनों सीटों को अगर देखा जाए तो हो सकता है। पर जो जनता है इस समय साइलेंट है बिल्कुल। जैसे हमने देखा था पिछली बार जो चुनाव थे उसमें लहर चल रही थी, एक तरफा हम भी कह सकते थे, पर बिल्कुल इस बार वोटर हैं बड़े साइलेंट हो गए हैं, और साइलेंट होकर के कहीं ना कहीं हो सकता है कि बदलाव वो चाह रहे हैं, और वो अपना वोट कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ भी डाल दें। तो ये सबसे बड़ी बात इसके अंदर है। अगर आम आदमी पार्टी की तो अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की नीति बहुत अच्छी है। अगर हम देखें, उन्होंने अपनी घोषणा पत्र भी उन्होंने जारी किया, उस घोषणा पत्र के अंदर भी बहुत सारे वादे करे। आज इनका जो वचन पत्र घोषणा पत्र है आम आदमी पार्टी का, वो भी इन्होंने जारी कराया आज। उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये भी रही कि जो अजय अपना शपथ पत्र भी के अंदर दिया कि मैं इस कामों को जो घोषणा इनको पूरा करते ही, ये पहले ऐसा हो रहा है कि जो लोग कभी शपथ पत्र जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो अपने घोषणा पत्र में जारी करते हैं। पर सबसे बड़ी बात है इस तरीके से दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का वहां पर काम कर रहा है। और आप देखें कि हर विधानसभा में दिल्ली के, अगर हम हरिद्वार की बात करें या और दूसरी पहाड़ों की विधानसभा की बात करें, तो हर विधानसभा में दिल्ली के एक दो विधायक यहाँ पर काम कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी उनके साथ खड़े हुए हैं। पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, अगर हम रानीपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ के जो प्रत्याशी है रानीपुर विधानसभा के, वो उसको कहीं ना कहीं भुना नहीं पा रहे हैं। अगर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आए, 2 दिन यहाँ से पहले मनीष सिसोदिया आए, और इसी क्षेत्र के अंदर बिलाल रानीपुर क्षेत्र के अंदर ही आकर के उन्होंने प्रेस वार्ता करी, तो उसका वो फायदा नहीं उठा पाए। और देखा जाए तो ऐसा लगा है कि बिल्कुल बैकफुट पे आ गए, क्योंकि बिलाल अगर देखा जाए, सब जानते हैं इस बात को कि दिल्ली मॉडल सबने देखा है, और लोगों के जो मन है तो वो कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहे हैं। तो बदलाव में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बदलाव के रूप में ले सकती थी, पर जो प्रत्याशी हैं वो उन लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, जो उनके अंदर बदलाव वाली स्थिति है उसको पकड़ के अपने वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ पर ये समस्या पैदा हो रही है। प्रत्याशी से पहले जो समस्या ये ज्यादा पैदा हो रही है, जबकि नीति अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, वो बहुत बेस्ट है और वो काम भी अच्छा कर रही है। जिस तरह का उनका काम करने का तरीका वो भी बेस्ट है। पर कहीं ना कहीं प्रत्याशियां जो प्रत्याशी हैं उसको वोट बैंक में करने में इस विधानसभा की अगर हम बात करें तो भी इस तरह के जो फैक्टर्स हैं और भी विधानसभाओं में चल रहे हैं। आत्मविश्वास वाली बात के अंदर वो कहीं ना कहीं कम होती है, बिल्कुल कम होती जा रही है आम पार्टी। बिल्कुल। सुनील जी, जिस तरीके से बीजेपी ने के बाद अपने यहाँ मुख्यमंत्री को बदला, अब पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, युवा मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है। क्या लगता है आपको इसका यहाँ पर बीजेपी को फायदा होगा, या फिर जो स्थिति पहले बनी हुई थी उसी स्थिति के आधार पर इस पूरे चुनाव को आंका जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होता नजर नहीं आ रहा है। इस बार लोगों में एक बदलाव का मूड है, और खासतौर से बात करें कुमाऊं क्षेत्र की बात करें या ऊपर हिल क्षेत्र की बात करें, हालांकि ये बात निश्चित है कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी ने जो अपने कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास किया, घोषणाएं अच्छी विकासी कर रही है उन्होंने में, लेकिन बहुत ज्यादा कहीं ऐसा था कि इससे कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेनिफिट नजर आएगा। कारण क्या है कि यहाँ पर एक ही मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा, वो उससे कहीं ना कहीं बदलाव की स्थिति नजर आ रही है। दूसरी बात करी जाए हरिद्वार, अगर हम विधानसभाओं की करते हैं तो एक नशे का मुद्दा एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बनता जा रहा है। केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम है, नशे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और बात करें तो विकास के मुद्दों नशे ने या कहें शराब ने उसको पीछे कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया है आज की डेट में। तो उसका को बहुत ज्यादा फायदा इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है कई मुद्दों के आधार पर इस बार युवा वर्ग अपने करेगा। लेकिन मनीष, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी खूब तैयारी के साथ उत्तराखंड में को लाने की बात कही जा रही थी,
तो क्या ये भी दावा किया जा रहा था कि उत्तराखंड का एक जो तबका है वो दिल्ली में निवास करता है, उसी के आधार पर जनता का उनको यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को फायदा होगा सीधा। तो क्या जनता तक अपने मॉडल को पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पा रही है आम आदमी पार्टी, या फिर बीजेपी को नुकसान वही इसी तरीके से होगा जिस तरीके से ये आंका जा रहा था? और बीजेपी की तरफ से बात अगर सामने यहाँ पर कांग्रेस की जाए, कांग्रेस 5 साल का एक बार फिर से इतिहास को दोहराते हुए सत्ता पर काबिज हो जाएगी? फिलहाल देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो हम्म। आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव है यहाँ पर विधानसभा बिल्कुल का। बिल्कुल। तो पहली बार आम आदमी पार्टी पहाड़ के चुनाव में आई है, तो कहीं ना कहीं समय लगेगा, उनको एक बेस बनाने में भी समय लगेगा, क्योंकि यहाँ कोई अस्तित्व तो नहीं था उनका। तो जिस हिसाब से भी अगर आम आदमी पार्टी की नीतियां हैं, उन्होंने यहाँ पर लोगों तक पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सीटें यहाँ पर निकलने की उनकी संभावनाएं हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत होगी उनकी। ये भी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से दोनों साफ है, और क्रांति दल भी बिल्कुल साफ है उत्तराखंड के अंदर। तो तीसरा अगर जो विकल्प की बात करें, तो तीसरा विकल्प आम आदमी जो आम आदमी पार्टी व्यक्ति को नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत भी है। अगर कुछ सीटें नहीं निकलती है, तो आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, बिल्कुल बात अगर हम करें हरिद्वार विधानसभा की, तो हरिद्वार विधानसभा की सीट बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है सतपाल ब्रह्मचारी, और यहाँ पर अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी है संजय सैनी, वो भी यहाँ मैदान पे कूदे। देखिए, अगर हम 11 सीटों की बात करें आम आदमी पार्टी की फिलहाल, तो हरिद्वार की जो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी के, वो बड़ी फाइट। मतलब मैंने ये कहा था कि आपको ये भी बताया था कि जो प्रत्याशी पार्टी आम आदमी पार्टी की नीति अच्छी है, वो काम कर रही है। वो अपने हर प्रत्याशी के बाद एक एक दो विधायक उन्होंने भेजे हैं, जो कि उनके बीच जाके वो डोर टू डोर पे उनकी सफाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, प्रत्याशियों की भी बात है, प्रत्याशी के अंदर भी ऊर्जा होनी चाहिए, वो भी आगे निकले। पर अगर हम 11 सीटों की बात करें, तो हरिद्वार के अंदर जो हरिद्वार विधानसभा का जो प्रत्याशी है, जो आपके संजय सैनी है, उनके अंदर एनर्जी हमने देखा उनको कि उनके अंदर जो एनर्जी है, जिस तरीके से एंड मोमेंट पे उनका टिकट हुआ, और उस टिकट को संभालते हुए उन्होंने यहाँ पर एक अच्छा अपना एक जनसंपर्क। तो कहीं देखा जाए तो दोनों पार्टी, कांग्रेस हो या भाजपा की, सिरदर्द बने हुए हैं इस समय संजय सैनी। और यहाँ पर सिर्फ एक मुद्दा, जिसको कांग्रेस शुरू से ही एक मुद्दे को लेकर के चलती थी, हरिद्वार अगर बात करें, तो जो नशे का जो मुद्दा था, इसको भुनाने में भी कामयाब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सतपाल है। आपको बता दें कि बिलाल आज ही राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के सुरजीत सुरजेवाला, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और मुद्दे के अंदर भी नशे की बात करी थी, विकास की कोई बात नहीं है। विकास हरिद्वार के मॉडल की बात नहीं करी, सिर्फ नशे की बात करी थी। तो उनको पता था कि हरिद्वार धर्म नगरी है, धर्म नगरी में जिस तरीके से नशा फैल रहा है, चुनाव के दौरान भी कई जगह पे लोगों से, जो भाजपा की जो कुछ लोग हैं, उनके यहाँ पकड़ी गई, इस तरह जो माहौल बना, जो क्रिएट हुआ है जो माहौल, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस भुनाने में लगी हुई है। और आपने देखा इसका नजरिया भी साफ हो गया, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस के, वो हरिद्वार में आकर के इसी चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले एक ही बात करते हैं, नशा, हरिद्वार को नशा मुक्त बनाना है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो मदन कौशिक है यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, तो सिरदर्द बने हुए हैं। आसान सीट नहीं है बिलाल, सबसे खतरनाक सीट यही चल रही है इस समय, क्योंकि कुछ नहीं पता कि इस सीट पे क्या होने वाला है बिलाल। बिल्कुल, कभी भी दिखता क्योंकि है, कभी भी यहाँ पर जो है चुनाव प्रभावित हो जाता है, लेकिन जैसे कांग्रेस यहाँ पर जो है नशे के आधार पर, नशे के आधार पर उसी को मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंच रही है। सुनील जी, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल। भीम आर्मी भी अपना वर्चस्व दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, और एक जो है अब तक की अगर बात की जाए, जब से उत्तराखंड अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, तो एक जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों सत्ता में रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे दूर यहाँ पर पार्टियां रही, चाहे पलायन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में रोजगार का मुद्दा रहा हो, शिक्षा का मुद्दा रहा हो, इन सब मुद्दों को दूर करने को लेकर ही आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर उत्तराखंड में पहुंची थी। क्या ये मान लिया जाए कि जितना उम्मीदें थी आम आदमी पार्टी को उस पर खरा उतर पाएगी, या जितनी उम्मीदें यहाँ पर सीटें जीतने की थी उस पर खरा उतर पाएगी? इस पर उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें, आप क्या सवाल रिपीट कीजिए, मैं थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हाँ सुनिए, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल को लेकर के उत्तराखंड में पहुंची, और अब तक की अगर बात की जाए सत्ता पर काबिज कांग्रेस और बीजेपी भी रही, मुद्दे सीधे रहे, पलायन, पहाड़ी इलाकों में रोजगार का मुद्दा,
ये सब मुद्दों को लेकर ही आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। क्या ये मान लिया जाए कि जनता भरोसा कर सकती है और जिन उम्मीदों पर जो है खरा उतरने का दावा कर रही है आम आदमी पार्टी, जनता यकीन करेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे केजरीवाल जी हरिद्वार आए, उत्तराखंड में इन्होंने जो है 10 गारंटी ली हैं, और इसके बिल्कुल। अलावा आज इनका जो है वचन पत्र, जिसको एक घोषणा पत्र कहा जाता है दूसरी पार्टी में, लेकिन इन्होंने एक वचन बिल्कुल पत्र बिल्कुल। जारी किया है। उसमें इन सब चीजों का जिक्र है, लेकिन यहाँ की जनता की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी आम आदमी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। और तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आम आदमी पार्टी जो है सरकार में नहीं आती, तब तक जो है इन सब घोषणा पत्र का या वचन पत्र का कहीं भी इस पे कोई काम कर पाएगी। ठीक है, दिल्ली मॉडल की अगर ये बात करते हैं, दिल्ली मॉडल के को यहाँ उतारना चाहते हैं, लेकिन वहां की और यहाँ की भौगोलिक स्थिति की हम बात करें, दोनों में उत्तराखंड में बहुत अंतर है। तो इसमें कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन तो अच्छा करेगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लगता कि इसकी कहीं कोई भागीदारी रह पाएगी इस बार। तो बहुत अच्छी बात यह है कि एक अपना प्लेटफॉर्म तैयार की आम आदमी पार्टी, लेकिन पलायन के मुद्दे की अगर बात करें तो इसको रोकने में दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों नाकामयाब रही हैं। और अगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कोई प्रलोभन दे रही है, किस तरह का अपने घोषणा पत्र में इस चीज को शामिल किया है इन्होंने, प्लान को है, आपके रोजगार की व्यवस्था की बात की जाए, बिजली का मुद्दा है, गैस सब्सिडी की बात है, बहुत सारी चीजें इन्होंने शामिल तो की है, लेकिन अब सवाल यह है कि यहाँ के लोग इसको कितना स्वीकार कर पाते हैं। बिल्कुल, ये है और देखना होगा, क्योंकि है कि यहाँ पर किस पार्टी को यहाँ पर समर्थन मिलेगा। शुक्रिया आपका सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मनीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार इस पूरे विधानसभा के चुनाव को लेकर यहाँ पर जो है जनता किन मुद्दों को यहाँ पर मुद्दा बनाकर अपने मत का इस्तेमाल करेगी। सवाल यह भी है कि आखिरकार उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर खासकर अगर बात हरिद्वार की जाए, यहाँ पर कितनी सीटें यहाँ पर किस पार्टी के खाते में जा सकती हैं, और बात कर यहाँ पर यह की जाए कि उत्तराखंड में इस बार जो आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर उत्तराखंड में पहुंची, कितना जनाधार मिलेगा। एक तरफ यहाँ पर सपा के उम्मीदवार भी हैं और भिवानी भी अपना दमखम दिखा रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बीजेपी को नुकसान होगा या फिर कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा, या फिर वही जो पुराना इतिहास रहा है एक बार फिर से इतिहास वही दोहराएगा कि एक बार फिर से सत्ता पर 5 साल के बाद कांग्रेस काबिज हो जाएगी। बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।